नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 171 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से वर्षा का संबंध बादल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है उष्मा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका वर्षा से बादल किस प्रकार से लिख रहा है, वर्षा से बादल आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा उष्मा से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वर्षा जो है ये बादल से होता है, उसी प्रकार से उष्मा जो है ये आपका सूर्य से होता है। सूर्य आपका कौन सा ऑप्शन में है, सूर्य जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सूर्य भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 10 से 101 किस प्रकार से लिख रहा है। 10 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 101 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 10 से हमें 101 लाना है। अगर हम लोग पहले 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 होता है, और 100 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 101 बनता है। उसी प्रकार से देखिएगा 12 दिया गया है तो 12 के भी पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। देखिए स्क्वायर करने के बाद प्लस 1, तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 144 प्लस 1 आपका 145 बनता है। 145 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 145 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 9 लिखा हुआ है, 9 के आगे आपका 18 दिया गया है, 18 के आगे आपका 72 है, 72 के आगे आपका 576 है, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 9 से 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 गुना है, यानी कि 9 गुना 2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा
तो 18 से 72 है। यहाँ पर देखिएगा तो 18 गुना 4 है, 18 गुना 4 जो है ये आपका 72 होता है। आगे देखिएगा तो 72 से आपका 576 है। यहाँ पर देखिएगा तो गुना 8 कर दिया गया है। 72 गुना 8 जो है ये आपका 576 होता है। और आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 गुना 4 गुना 8, यानी कि जब हम लोग 2 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है जब हम लोग 8 गुना 2 करेंगे तो अगला अंतर जो है 16 का हो जाएगा, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 16 हो जाएगा। जब हम लोग 576 गुना 16 करेंगे तो ये जो है आपका 9216 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 576 गुना 16 जो है ये आपका 9216 होता है। 9216 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9216 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर प्रश्न को खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इस लाइन से प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 2 और 5 से 8 किस प्रकार से लिख रहा है, 4 और 5 से 6 किस प्रकार से लिख रहा है, 2 और 3 से 4 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 2 और 5 से हम लोग 8 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले दूसरा संख्या को लेंगे तो दूसरा संख्या आपका 5 है, दूसरा संख्या प्लस करेंगे हम लोग फिर से दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या 2 है, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा और 5 प्लस 3 जो है ये आपका 8 होता है। देखिए नीचे आपका 8 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो यहाँ पर भी दूसरा संख्या आपका 5 है, दूसरा संख्या प्लस करेंगे फिर से दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, दूसरा संख्या आपका 5 है माइनस करेंगे पहला संख्या 4 है, 5 माइनस 4 जो है ये आपका 1 होता है। और देखिएगा 5 प्लस 1 जो है ये आपका 6 हो जाएगा, 6 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो दूसरा संख्या आपका 3 है, प्लस करेंगे फिर से दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या, यानी कि 3 माइनस करेंगे पहला संख्या 2 है तो -2, 3 माइनस 2 जो है ये आपका 1 होता है और 3 प्लस 1 आपका 4 हो जाएगा। देखिए 4 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या को लेंगे, प्लस करेंगे फिर से दूसरा संख्या माइनस करेंगे पहला संख्या आपका 4 है। देखिएगा जब हम लोग 7 माइनस 4 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा और 7 प्लस 3 जो है ये आपका 10 होता है। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 10 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुस्तकालय पुस्तकों और रैक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुस्तकालय के अंदर ही आपका रैक होता है और रैक पर ही आपका जो पुस्तक रखा हुआ होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग पुस्तकालय के लिए एक गोला बना लेंगे। पुस्तकालय के अंदर ही आपका रैक बना हुआ होता है तो पुस्तकालय के अंदर हम लोग रैक को रख देंगे और रैक पर ही आपका पुस्तक रखा जाता है। यानी कि रैक के अंदर हम लोग पुस्तक को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है अगर कैमल को MFNBD लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका कैमल से MFNBD किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा टाइगर से आपका क्या कोड बनेगा। कैमल को देखिएगा तो कैमल जो है ये आपका CAMEL से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका MFNBD दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर आपका C दिया गया है और कोड का जो लास्ट वाला अक्षर है वो आपका D है। यानी कि अगर हम लोग पहले वाले अक्षर से लास्ट वाले अक्षर को देखेंगे तो +1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा A से आपका B है +1 है, M से आपका N है, यहाँ पर भी आपका +1 है, E से आपका F है +1 है, L से आपका M है +1 है। वही सेम हम लोग टाइगर के साथ करेंगे। टाइगर जो है ये आपका TIGER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग पहले वाले अक्षर में +1 करके लास्ट वाले में लिख देंगे। देखिए T जो है ये आपके पहला वाला है यानी कि सबसे लास्ट में चला जाएगा, +1 करेंगे। T आपका 20वें पर होता है, 20 + 1 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I + 1 आपका जो है वो J हो जाएगा। I आपके 9वें पर होता है, 9 + 1 आपका 10 और 10वें पर आपका J होता है। आगे देखिएगा G है, G आपका 7वें पर होता है, 7 + 1 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिए आपका E है, E आपका 5वें पर होता है, 5 + 1 आपका 6 और 6ठे पर आपका जो है F होता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका F हो जाएगा। आगे देखिए आपका R है, R आपका 18वें पर होता है, 18 + 1 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SFHJU दिया गया। देखिएगा SFHJU जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार से दर्पण देखने को मिले तो आपका आकृति जो है वो आपका बाएं से दाएं की ओर उलट कर चला जाता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को
इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। देखिए सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा और ये दोनों आकृति जो है ये आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए पहले आपको दिया गया है बुलाने का पत्र, उसके बाद आवेदन दिया गया है, आवेदन के बाद आपका विज्ञापन दिया गया है, उसके बाद आपका भेंटकर्ता दिया गया है, उसके बाद आपका नियुक्ति का आदेश दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्दों में जो है वो आपका सबसे पहले विज्ञापन हो जाएगा यानी कि 3 नंबर, विज्ञापन के बाद जो है वो आपका आवेदन हो जाएगा यानी कि 2 नंबर, आवेदन के बाद जो है वो आपका बुलाने का पत्र हो जाएगा यानी कि 1 नंबर, बुलाने के पत्र के बाद आपका भेंटकर्ता हो जाएगा यानी कि 4 नंबर, उसके बाद आपका नियुक्ति का आदेश हो जाएगा यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 1 4 5 दिया गया देखिएगा 3 2 1 4 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए बी और सी में तो ये तीनों आकृति जो है ये आपके दोनों आकृति आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति डी में तो ये दोनों देखिए आकृति जो है ये आपका अलग अलग दिया गया है जबकि तीनों में आकृति आपका जुड़ा हुआ दिया गया है यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। यहाँ पर दोनों आकृति को अलग अलग कर दिया गया है जबकि बाकी में आकृति आपस में जुड़े हुए हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ पेन क्या है ग्लास है यानी कि ये आपका जो है ये आपका पेन हो जाएगा और कुछ पेन क्या है ग्लास दिया गया है यानी कि ये जो है ये आपका ग्लास हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ग्लास लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है
दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है वो आपका ग्लास हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है ये आपका दीवार हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है। ध्यान से देखिएगा तो दीवार और पेन आपके आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके पेन हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ दीवार ग्लास है। देखिए दीवार के अंदर ही आपका ग्लास दिया गया है, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपके ग्लास भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष सही बनते हैं। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली है। ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आच्छादित का जो आकृति दिया गया है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो दलदली के लिए जो आपका आकृति दिया गया है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। और ध्यान से देखिएगा झोपड़ी के लिए जो आपका आकृति दिया गया है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए आप लोगों से पूछ रहा है कितनी झोपड़ियाँ आच्छादित तथा दलदली है, यानी कि झोपड़ी भी होना चाहिए, आच्छादित भी होना चाहिए और दलदली भी होना चाहिए। तीनों का संबंध कौन सा संख्या के साथ है जो तीनों में दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो 19 जो है ये आपका तीनों में दिया गया है, यानी कि 19 ऐसे आकृतियां है जो आपका झोपड़ी भी है, आच्छादित भी है और दलदली भी है। 19 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BEH का संबंध KNQ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है FIL का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका BEH से KNQ किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा FIL से आपका कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका BEH दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है KNQ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सिंगल अक्षर को तो B से आपका K है। B जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर होता है और K आपका 11वें पर होता है। यहाँ पर आपका +9 है। आगे देखिएगा E से आपका N है, E आपका 5वें पर होता है, N जो है ये आपका 14वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +9 कर दिया गया है। आगे देखिए H से आपका Q है, H आपका 8वें पर होता है और Q आपका 17वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +9 है, यानी कि सभी अक्षर में +9 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका FIL दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +9 करेंगे। देखिए F जो है ये आपके 6ठे नंबर पर होता है, 6 + 9 आपका 15 होता है और 15वें पर आपका O होता है। आगे देखिएगा आपका I है, I आपके 9वें पर होता है, 9 + 9 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे आपका L है, L आपका 12वें पर होता है, 12 + 9 आपका 21 होता है और 21वें नंबर पर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका ORU दिया गया है? ORU आपका
आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ORU भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है, यदि जोड़ का मान गुना, घटाव का मान भाग, गुना का मान घटाव और भाग का मान जोड़, तब 16 भागा 64 घटाव 8 गुना 4 जोड़ 2 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का मान जो है वो गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में आपका जहां पर जोड़ दिया गया है वहां पर हम लोग गुना को रखेंगे, घटाव का मान भाग है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे, गुना का मान जो है वो घटाव है, गुना के जगह पे घटाव को रखेंगे, और भाग का मान आपका जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा आपका 16 भागा 64 है, भाग का मान क्या दिया गया है, भाग का मान जो है वो आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 64 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का मान भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 8 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का मान देखिएगा, गुना का मान आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपका घटाव 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का मान गुना है, तो यहाँ पर आपका गुना 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग देखिएगा भाग के काम करेंगे, तो 16 प्लस करेंगे 64 भागा 8 जो है ये आपका 8 बनता है, घटाव करेंगे 4 गुना 2 जो है ये आपका 8 बनता है। यहाँ पर देखिएगा 16 प्लस करेंगे 8 घटाव 8 आपका 0 होता है, 16 प्लस 0 आपका 16 बनता है। 16 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है P पति है Q का। P कौन है, पति है, पति है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। P जो है वो पति है, Q का पति है मतलब ये जो है पुरुष है, तो इसको हम लोग प्लस से चिन्हित करेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, R माता है S और Q की। R कौन है, माता है, माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि S और Q से हम लोग R को ऊपर रखेंगे। R आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या रिश्ता है, माता का, यानी कि R जो है ये फीमेल है, इसे आप लोग माइनस से चिन्हित कीजिएगा। क्या रिश्ता है, माता है, तो आप लोग माता लिख लीजिएगा। अब आप लोग आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है R से P का क्या संबंध है। देखिए R आपका यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा है। देखिए P का जो है पत्नी Q है, P का पत्नी Q है, और Q का जो माता है R है, यानी कि आपके पत्नी का माता कौन लगेगा, आपके जो पत्नी का माता है वो आपके सास लगेगा। सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि R का जो P से रिश्ता है वो आपका सास का रिश्ता है। सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है।
यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनेगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न आकृति से आपका कौन सा उत्तर आकृति बनाया जा सकता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति डी को, तो इस वाले प्रश्न आकृति से आपका बनाया जा सकता है। सबसे पहला जो आपका ए वाला आकृति है ये आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है और ये जो आपका आकृति दिया गया है ये आपका यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका ये जो आकृति दिया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है और ये जो आपके आकृति यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति से आपका ऑप्शन नंबर डी का जो उत्तर आकृति है ये आपका बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।